दोस्तों, मैं आपका साथी शिक्षक जेठाराम कड़ेला नमस्ते इंडिया चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मेरा पिछला वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित था। विशेष रूप से वो कक्षा 10th और 11th 12th 9th 10th 11th 12th के विद्यार्थियों के लिए था। साथ ही जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। आप सबने उस वीडियो को काफ़ी सराहा, इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। हमने भारतवर्ष का एक महान राजवंश की शुरुआत की थी, वो था मौर्य काल। हम जानते हैं कि जो मौर्य काल है उसकी शुरुआत 322 से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य ने शासन किया था। लगभग 137 वर्ष तक मौर्य ने शासन किया था। इन मौर्यों की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। मौर्यों की जो मुद्रा थी वो पण थी। मौर्य कोई कहता क्षत्रिय थे, कोई कहता वैश्य, कोई कहता शूद्र। उनके संबंध में भी हम पढ़ चुके हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में अंतिम नंद सम्राट धनानंद को पराजित करके की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल में सबसे बड़ा युद्ध है 305 बीसी को एंटियोकस, जो सीरियाई शासक है एंटियोकस के पुत्र थे सेल्यूकस निकेटर, उनके साथ हुआ था। युद्ध हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जो भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को मेगास्थनीज नामक एक दार्शनिक दिया था, जिसने इंडिका की रचना की थी, जो भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय राजदूत था। फिर उसके बाद जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा प्राप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के अंदर चंद्रगिरी पहाड़ी है जहाँ, वहां पर उन्होंने सलेखना या संथारा पद्धति से है मोक्ष को प्राप्त किया था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म को स्वीकारा था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद, जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनके जो गुरु थे जैन मुनि भद्रबाहु जी ने है पहले ही चंद्रगुप्त मौर्य को कहलवा दिया था कि आपके राज्य में 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा। इस बात से चंद्रगुप्त बहुत ज्यादा व्यथित हो गए थे और अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य सौंप करके वो है श्रवणबेलगोला चले गए थे। अब हम बात करते हैं, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने 322 से 297 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, उसके बाद नाम आता है बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से 272 या 73, कुछ 72 कहते हैं, कुछ 73, कंफ्यूज मत होना, ईसा पूर्व तक शासन किया था। 25-27 वर्ष तक शासन किया था। अब बात करें बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के जीवन के संबंध में एक दंत कथा है। ज्यादातर साथियों याद रखें कि जो इतिहास सब्जेक्ट है बोरिंग ना हो, इसका पर्टिकुलर प्रभाव पड़े, इसके लिए उसको बैकग्राउंड देना जरूरी होता है। इसलिए कई शिक्षक क्या करते हैं, तर्क दंत कथाएं जोड़ देते हैं
मनगढ़ंत कहानियां जोड़ देते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। एक कथा प्रसिद्ध है कि चंद्रगुप्त की एक रानी थी। चंद्रगुप्त की एक रानी थी, रानी जिसका नाम था दुर्धरा। दुर्धरा, ये बात एक जैन साहित्य है, जैन पुस्तक है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्व। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परिशिष्ट पर्व। ये लिखी थी हेमचंद्र सूरी ने, हेमचंद्र सूरी इसके लेखक हैं। ये जैन पुस्तक है, ध्यान रखना, जैन साहित्य है। इस परिशिष्ट पर्व के अंदर हेमचंद्र सूरी ने बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी थी जिसका नाम था दुर्धरा, या हम ये कह सकते हैं कि बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा। हुआ ये था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री या सलाहकार, नीति निर्देशक का था, उसका नाम था चाणक्य। ठीक है, इस चाणक्य क्या करते थे कि पुराने समय में क्या होता था, जो आप बिंबिसार के बारे में, अजातशत्रु के बारे में पढ़ोगे उसमें आपको विस्तार से वर्णन मिलेगा। पुराने समय में एक राजा दूसरे राजा की हत्या करने के लिए विष कन्याओं का सहारा लेते थे। विष कन्या, याद रखना, विष कन्या, विष कन्या, विष कन्याओं का सहारा लेते थे। वो उनको काम सौंपते थे कि जाओ और उन्हें फला राजा को मौत के घाट। विष कन्या का मतलब क्या होता था कि जब लड़की पैदा होती थी, शुरू से ही उस लड़की को जहर दिया जाता था, जिससे क्या है, उसका शरीर है जहर के अनुकूल बन जाता था और उसके शरीर में पूरा जहर ही व्याप्त हो जाता था। यदि वो लड़की किसी को काट देती है तो उसके शरीर में जो जहर था सामने वाले पर्सन में चला जाता था, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती थी। ये विष कन्या क्या करती थी, ये ऐसे क्या करती थी, एक राजा जब दूसरे राजा से विजित नहीं कर सकता था, जीत नहीं सकता था, हरा नहीं सकता था, तो ऐसी स्थिति में वो ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियों को है विष कन्या बना करके दूसरे राजा के पास। जब चाणक्य को ये पता था कि जो उसका शिष्य है चंद्रगुप्त, इसकी कोई विष कन्या हत्या न कर दे, इसके लिए वो चंद्रगुप्त को धीमा जहर दिया करता, स्लो पॉइजन, धीमा जहर दिया करता था। किसको? चंद्रगुप्त को। कौन? चाणक्य देते थे, थोड़ा थोड़ा जहर देता था, ताकि चंद्रगुप्त का शरीर भी अगर विष कन्या उसे काट भी दे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। वो विभिन्न खाने में, दूध में, पानी में, ऐसे करके चाणक्य हमेशा दिया करता था। एक दिन क्या घटना ये घटी कि एक दिन है गलती से जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए जो विष वाला दूध तैयार किया था, वो दूध है किसने पी लिया? दुर्धरा ने। दुर्धरा ने वो दूध पी लिया। उस समय दुर्धरा है गर्भ से थी, मां बनने वाली। जहर जहर ही होता है और उसका शरीर अनुकूल नहीं था दुर्धरा का। उस जहर से है दुर्धरा की हालत बिगड़ने लगी। जब ये बात चाणक्य को पता लगी तो चाणक्य हर विद्या के अंदर निपुण व्यक्ति थे, बहुत ही होनहार पंडित थे, उन्हें चिकित्सा का भी अच्छा ज्ञान था। तो उन्होंने क्या किया कि दुर्धरा का ऑपरेशन किया, सिजेरियन किया। दुर्धरा का ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन से है एक दुर्धरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसको जन्म दे दिया। हुआ ये क्या हुआ? बच्चे को जन्मा तो दिया, लेकिन उसकी मां नहीं बच सकी। दुर्धरा की मौत हो गई, लेकिन उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसको बचा लिया गया। उस बच्चे के ऊपर जो जहर था, उस जहर का साइड इफेक्ट पड़ा और बच्चे का जो पूरा शरीर, विशेष रूप से जो उसका चेहरा था, उस पर दाग बन गए थे। ऐसे बहुत सारे दाग बन गए थे, बिंदु बन गए थे। इन्हीं बिंदुओं के कारण उसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका नाम बिंदुसार रख दिया। किसका नाम? चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या रख दिया? बिंदुसार। बिंदुसार नाम कैसे पड़ा पता चल गया ना? तो ये एक इंटरेस्टिंग है कि पहला ऑपरेशन से पैदा होने वाला लड़का बिंदुसार ही है, जिसका ऑपरेशन किया था चाणक्य ने। ठीक है ना? तो जब बिंदुसार बड़ा हुआ, बिंदुसार बड़े हुए
तो जब उन्हें पता चला कि उसकी माता का ऑपरेशन किया था चाणक्य ने, जिससे उसकी मां की मौत हो गई और उसे बचा लिया, इस बात से है बिंदुसार खपा थे। और वो हमेशा चाणक्य और बिंदुसार के बीच में बहुत कम बनती थी। हाँ बनती थी, लेकिन जितनी बननी चाहिए, जितनी चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच में बनती थी उतनी नहीं बनती थी। ये उनसे अपनी मां की मौत का जिम्मेदार मानता था चाणक्य को। तो प्रश्न बना कि दुर्धरा बिंदुसार की माता थी, ये किसने कहा? ये हेमचंद्र सूरी ने अपनी पुस्तक परिशिष्ट पर्व में बताया गया। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। एक और बात कि जो बिंदुसार था उसका जन्म है 320 बीसी को हुआ था। बिंदुसार का जन्म 320 बीसी को पाटलिपुत्र में हुआ था, ध्यान रखना, ऑपरेशन से हुआ था इसका जन्म। 320 ईसा पूर्व को बिंदुसार का जन्म पाटलिपुत्र में चाणक्य द्वारा किया गया। ठीक है, अब बात चले कि बिंदुसार, मैंने पहले बताया कि बिंदुसार ने 291 से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, अब है ये जो बिंदुसार है, इसके संबंध में कुछ बातें बताते चलूं। इसके नाम और उपाधियों के बारे में। उपनाम कह सकते हो, उपनाम ये आपको बहुत जगह बिंदुसार के संबंध में ज्यादातर उसके नाम से संबंधित ही प्रश्न बनते हैं, ज्यादातर प्रश्न। दूसरे बिंदुसार के संबंध में इतिहास के अंदर जानकारियां का बहुत ही ज्यादा अभाव है। क्यों? क्योंकि उसके पिता बहुत ज्यादा फेमस थे और इसके पुत्र ज्यादा फेमस थे। उस समय बहुत साहित्य प्रबल स्वर्णिम काल में था और ये बीच में ब्राह्मणवाद को मानने वाला था, इसीलिए इसके बारे में भी कम लिखा गया। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में खूब, क्योंकि दोनों बौद्ध धर्म से मानने वाले लोग थे, बौद्ध और जैन धर्म के मानने वाले। ठीक है ना। अब बात करें इसके नाम की, तो इसका जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो है अमित्र घाट। अमित्र घाट बिंदुसार का प्रसिद्ध नाम है, अमित्र घाट। यह एक संस्कृत शब्द है, अमित्र घाट। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुनाशक, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्र घात का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाशक या शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, शत्रुओं का नाशक अमित्र घात। यूनानी जो लेखक है, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को विभिन्न नामों से संबोधित किया है। यूनानी लेखकों के अनुसार बिंदुसार का नाम था अमित्र चेटस, अमित्र चेटस, अमित्र केडिस, अमित्र केटस। ये तीन नाम है यूनानी साहित्य के अंदर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अमित्र चेटस, अमित्र केडिस और अमित्र केटस। ये किसके संबंध में कहा गया है? बिंदुसार के संबंध में। किसने कहा है? यूनानी साहित्य के अंदर बिंदुसार का नाम ये देखने को मिलता है। ठीक है, जैन साहित्य के अंदर, जैन साहित्य है, जैन साहित्य के अंदर जो बिंदुसार का नाम है वो सिंहासन, सिंहासन या सिंहसेन। जैन साहित्य के अनुसार बिंदुसार का नाम क्या था? सिंहसेन, ज्यादा प्रसिद्ध नाम है सिंहसेन। ठीक है, और जो हमारी वायु पुराण है, वायु पुराण, वायु पुराण के अंदर बिंदुसार को मद्रसार, भद्रसार और नंदसार, याद रखना। वायु पुराण में इसका नाम ज्यादातर मद्रसार या भद्रसार या नंदसार, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये बिंदुसार के लिए। तो ध्यान रखना, यूनानी लेखकों के अनुसार बिंदुसार का नाम था अमित्र चेटस या अमित्र केडिस या अमित्र केटस। जैन साहित्य के अनुसार बिंदुसार का नाम था सिंहसेन। वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार का नाम था भद्रसार या मद्रसार या नंदसार। और जो चीनी साहित्य है,
चीनी साहित्य के अनुसार जो बिंदुसार है उसका नाम था बिंदुपाल। क्या नाम था? बिंदुपाल। चीनी साहित्य के अनुसार बिंदुसार का नाम था बिंदुपाल। बिंदुपाल। और अन्य विभिन्न साहित्यों के अनुसार इसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु, यही याद रखना, ये आपको कंफ्यूज करेगा। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र का वो अलग राजवंश है। अगर प्रश्न आए कि इतिहास में किसे है अजातशत्रु की उपाधि दी गई है तो बताना बिंदुसार को। अगर पूछे अजातशत्रु कौन था तो बिंबिसार का पुत्र था, ये याद रखना। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र है। यहां अजातशत्रु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बिंदुसार के लिए। ठीक है, अजातशत्रु। और एक नाम बहुत और प्रसिद्ध है, वरिशाल। वरिशाल। तो याद रखें कि जो बिंदुसार है वो इतिहास में अमित्रघात, अमित्रचेटस, अमित्रकेडिस, अमित्रकेटस, सिंहसेन, भद्रसार, मद्रसार, नंदसार, वायुपुराण में भद्रसार के नाम से, जैन साहित्य में सिंहसेन के नाम से, यूनानी साहित्य में अमित्रचेटस से, और चीनी साहित्य में बिंदुपाल नाम से, और अन्य विभिन्न साहित्यों के अंदर अजातशत्रु और वरिशाल के भी कहा गया है। किसको? बिंदुसार। ये बिंदुसार के विभिन्न उपनामों से इतिहास में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतिहास मैंने पहले ही बताया कि इतिहास में है वो बिंदुसार के बारे में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। बिंदुसार के संबंध में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक तिब्बती साहित्यकार हुए हैं, तिब्बती साहित्यकार, तिब्बती साहित्यकार तिब्बती साहित्यकार हुए हैं तारानाथ। कौन? तारानाथ। तिब्बती साहित्यकार है तारानाथ। तारानाथ के अनुसार कि जो बिंदुसार है उसने अपने जीवन के अंदर 16 राजाओं को पराजित किया था। 16 राजाओं को पराजित किया था। अब ये 16 राजा कौन थे, क्या थे, इसके संबंध में ये कहा जाता है कि जो भारत का, ये जो भारत है इसका पूर्वी और जो पश्चिमी समुद्री तट है इनके पास के राजा थे, इनको पराजित किया था। इसने 16 राजाओं को पराजित किया था। ठीक है, किसके अनुसार? तिब्बती साहित्य के अनुसार। ठीक है, अब बात चलिए तो कहते हैं विभिन्न साहित्यों के अनुसार बिंदुसार की 16 रानी और 101 पुत्र थे। ठीक है, जिसमें से 3 का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। सुशील जो बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था, अशोक जो छोटा पुत्र था, मंजला, और तिस्य जो सबसे छोटा पुत्र था। ठीक है, ये 3 भाई थे। इनके बारे में विशेष रूप से इतिहास में जानकारी मिलती है कि ये बिंदुसार के 3 पुत्र थे। जो ये सुशील था बड़ा पुत्र था, बिंदुसार का उत्तराधिकारी जरूर था लेकिन राजा बनने के योग्य नहीं था। ये विलासी था, शराबी था, शबाब और शराब में रहने वाला व्यक्ति था, ऐसा कहा जाता है। कहते हैं कि जो सुशील है वो तक्षशिला है, वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है तक्षशिला के संबंध में एक और चीज बताते चलूं कि तक्षशिला विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि विश्व का पहली विश्वविद्यालय कौन सा है तो तक्षशिला, नालंदा नहीं है, तक्षशिला है, जो 6ठी-7वीं शताब्दी में जिसे 6ठी या 7वीं शताब्दी में जिसका की शुरुआत हो गई थी। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला, जो वर्तमान में यूनेस्को की हेरिटेज सूची में नाम आता है तक्षशिला।
यूनेस्को की हेरिटेज सूची के अंदर, यूनेस्को की हेरिटेज सूची के अंदर तक्षशिला का नाम आता। वर्तमान में तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में जगह है रावलपिंडी, रावलपिंडी के पास में है तक्षशिला। ठीक है, इसी तक्षशिला का जो राज्यपाल या गवर्नर था वो था सुसीम। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि सुसीम में शुरुआत से ही है विलासी था, भोग विलासी व्यक्ति था। ये राजकार्य को विशेष रूप से संचालन नहीं करता था, आम जनता के अंदर इसका कोई प्रभाव नहीं था, जनता इसे पसंद नहीं करती थी। तक्षशिला के अंदर क्या हुआ कि सुसीम की आदतों को देखते हुए वहां के जो जागीरदार जमींदार थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह काफी बड़ा बढ़ गया था। ये दो विद्रोह विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तक्षशिला का विद्रोह और नेपाल का विद्रोह। इन दोनों विद्रोह को है तो प्रसिद्ध विद्रोह है बिंदुसार के जीवन काल के। तो हुआ क्या कि जब उस समय है, सुसीम कहते हैं उस समय पाटलिपुत्र में था, तक्षशिला में विद्रोह हुआ, तो बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को है वहां का गवर्नर होने के नाते उसे भेजा कि जाओ और विद्रोह को दबा के। कहते हैं वो गया, कौन? सुसीम। लेकिन सुसीम उस विद्रोह को नहीं दबा सका, तो बिंदुसार ने अपने मंझले पुत्र अशोक को उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अशोक ने बड़ी ही कह सकते हैं कूटनीति से है, उदार कूटनीति और शांति से, ऐसा नहीं है कि मारकाट की ऐसा कुछ किया, नहीं, बहुत ही शालीनता से, बहुत ही अच्छी नीति, उदारता वाली नीति अपनाते हुए है तक्षशिला के विद्रोह को है अशोक ने दबा दिया। जब अशोक ने उस विद्रोह को दबाया तो ये अशोक की ख्याति है वो चारों तरफ बढ़ गई। कहते हैं जब अशोक है उस विद्रोह को दबाने के लिए, तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए अशोक है वहां से अपने घर पाटलिपुत्र से तक्षशिला जा रहा था, तो बीच समुद्री रास्ते के अंदर उसकी मुलाकात है महादेवी से हुई थी। महादेवी से हुई, ये एक राजकुमारी थी, महादेवी से हुई थी, और इसी महादेवी से अशोक के एक पुत्र और एक पुत्री हुई थी। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। याद रखना दोस्तों, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। इन्हीं को अशोक जब सम्राट बनेगा तो श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु भेजेगा। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा किसके पुत्र थे? महादेवी के पुत्र थे। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना? अब आगे बढ़ते हैं कि अब कुछ राइटर्स के थ्योरियां बताता हूं आपको, 2-3 थ्योरी है। एक है यूनानी लेखक है, यूनानी लेखक एस्ट्रेबो के अनुसार एस्ट्रेबो यूनानी लेखक है, क्योंकि सिकंदर ने ये बहुत पूरा क्षेत्र जीत लिया था, सीरिया ये वगैरह सारा क्षेत्र पर सिकंदर का अधिकार होगा, तो इसलिए इसको हम यूनानी कहेंगे। तो एस्ट्रेबो के अनुसार उस समय सीरिया का जो राजा था, सीरिया का जो शासक था उसका नाम था एंटियोकस प्रथम। सीरिया के शासक का क्या नाम था? एंटियोकस प्रथम। क्या नाम था? एंटियोकस प्रथम। और एंटियोकस प्रथम और बिंदुसार, एंटियोकस प्रथम और बिंदुसार के मध्य जो संबंध थे एस्ट्रेबो के अनुसार मैत्रीपूर्ण संबंध थे। कैसे संबंध थे? मैत्रीपूर्ण संबंध। यूनानी लेखक, यूनानी साहित्यकार एस्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम और मगध के सम्राट, भारत के सम्राट बिंदुसार के मध्य है वो संबंध है, बहुत ही अच्छे संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। कहते हैं इसी एंटियोकस प्रथम ने
डाइमेकस, डाइमेकस नाम का राजदूत मौर्यों के दरबार में भेजा था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सीरिया के शासक कौन? बिंदुसार के समकालीन थे सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नाम का राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। कई बार एक प्रश्न आया था रेलवे के एग्जाम में कि डाइमेकस कौन था, तो डाइमेकस सीरिया के नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, जिसे एंटियोकस प्रथम ने मौर्यों के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? मौर्यों के दरबार में। मौर्यों के दरबार में एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस को भेजा था। याद रखना, इस बात से हम ये कह सकते हैं कि सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम और बिंदुसार के मध्य अच्छे संबंध थे। ठीक है, अच्छे संबंध। एक और प्रश्न बनता है, डाइमेकस है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर, मैंने पहले ही कहा था सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर ने है मेगास्थनीज को है मौर्यों के दरबार में भेजा था, और एंटियोकस प्रथम ने किसको भेजा था? डाइमेकस को। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो एस्ट्रेगो के अनुसार है। अब एक और लेखक आते हैं, ये रोमन लेखक है प्लिनी के अनुसार। प्लिनी है रोमन लेखक है दोस्तों, रोमन लेखक। प्लिनी के अनुसार मिस्र या इजिप्ट, मिस्र का और इजिप्ट का एक ही है। मिस्र के राजा थे टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्र के शासक है टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। क्या नाम है? टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। इन्होंने 285 से 247 ईसा पूर्व तक भारत पर मिस्र पर राज किया था। टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्र के नरेश थे। इन्होंने 285 से 247 ईसा पूर्व, इसके पीछे लिखने का एक रीजन है वो बताऊंगा मैं। इन्होंने क्या किया था, जो बिंदुसार थे इनके संबंध के बारे में प्लिनी लिखते हैं, इनके संबंध भी अच्छे थे। इसके पीछे क्या कारण है? इसके टालमी और बिंदुसार के मध्य संबंध बेहतर थे, इसका कहां प्रमाण मिलता? इसका प्रमाण ये मिलता है कि इन्होंने किसने? टालमी ने डायनोसियस उसका नाम था डाइमेकस को भेजा था एंटियोकस ने, सीरिया के राजा ने भेजा था। और टालमी द्वितीय जो मिस्र इजिप्ट के राजा है टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ये इन्होंने अपना एक राजदूत है जिसका नाम है डायनोसियस, ये एक राजदूत है, इसको किसके दरबार में भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसने भेजा? फिलाडेल्फस, जो टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्र के राजा है, इन्होंने डायनोसियस नाम का राजदूत किसके दरबार में भेजा? बिंदुसार के दरबार। क्लियर है सर? क्या अब एक यहां आपको एक सोचने वाली बात, अगर परीक्षा में आ जाए इजिप्ट के बिंदुसार के समकालीन इजिप्ट के राजा, तो ये मतलब इजिप्ट को ये मिस्र को दोनों ही किया। ठीक है, तो जो डायनोसियस है इसको भेजा था बिंदुसार के दरबार में फिलाडेल्फस ने। ठीक है, अब यहां मैंने आपको डेट बताई है फिलाडेल्फस के शासन की। इसका कारण क्या है कि ये दोनों में आता है। जो डायनोसियस है वो अशोक के दरबार में भी इसका वर्णन मिलता है और बिंदुसार के दरबार में भी वर्णन मिलता है। कारण क्या है? आपको यहां डेट दिख रही है 285 से 247। ठीक है,
बिंदुसार का टाइम पीरियड है 251 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो क्लियर कट हम ये नहीं कह सकते, कोई प्रमाण नहीं हमारे पास ये प्रमाण जरूर है कि डायनोसियस है, इसको है फिलाडेल्फस ने मौर्यों के दरबार में भेजा था। वो एग्जिट बिंदुसार के दरबार में भेजा, इसके दरबार, क्योंकि ये दोनों का समकालीन, अशोक का भी समकालीन था और बिंदुसार का भी समकालीन था। कौन? फिलाडेल्फस द्वितीय। ठीक है, क्लियर है सबके? तो पहला जो शासक था वो था एंटियोकस प्रथम, जो सीरिया का शासक था, उसने भेजा था किसको? डायमेकस को। और दूसरा मिस्र का शासक है वो है फिलाडेल्फस द्वितीय, इसने भेजा था डायनोसियस को मौर्यों के दरबार में। ठीक है, फिर एक और यूनानी लेखक है जिसके बारे में आप पढ़ते चलें, इसके संबंध में बार बार पूछा गया है। एथेनियस, एक एथेनियस नाम का एक यूनानी, ये भी यूनानी है दोस्तों, ये भी यूनानी राइटर है। इन्होंने बताया कि जो एथेनियस है, यूनानी लेखक है, इन्होंने बताया कि जो सीरिया है, जो सीरिया का शासक क्या बताया मैंने? एंटियोकस, याद रखना, एंटियोकस प्रथम और बिंदुसार के मध्य इन दोनों के मध्य पत्र व्यवहार का जिक्र किया है। किसने पत्र व्यवहार का जिक्र किया है? किसने? एथेनियस ने कहा कि जो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम और मौर्य सम्राट बिंदुसार के मध्य पत्र व्यवहार का जिक्र किया कि उनके मध्य आपस में पत्र व्यवहार हुआ था। उन्होंने तर्क दिया है कि जो भारत के सम्राट थे बिंदुसार, मौर्य राजा बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से तीन चीजें मांगी थी एंटियोकस प्रथम से। ये कई बार पूछा गया, वो कौन सा शासक था? तो एंटियोकस प्रथम से तीन चीजें मांगी थी। पहली मांगी थी मीठी शराब, दूसरी मांगी थी सूखी अंजीर, और तीसरी चीज है वो है दार्शनिक। जिसका सामने तो तीन चीजें मांगी थी, एक थी मीठी शराब, एक थी सूखी अंजीर और तीसरी थी दार्शनिक। तो इन जो एंटियोकस प्रथम था, एथेनियस के अनुसार एंटियोकस प्रथम ने मीठी शराब भेज दी, सूखी अंजीर भेज दी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया। एंटियोकस प्रथम ने कहा कि हमारे यूनानी कानून के अनुसार, ग्रीक कानून के अनुसार है, दार्शनिकों का क्या नहीं होता है? विक्रय नहीं होता, इसीलिए हम आपको सूखी अंजीर और मीठी शराब दे सकते हैं, लेकिन हम दार्शनिक आपको नहीं दे सकते। इस बात से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो बिंदुसार था उसको साहित्य में रुचि थी। ये भी अनुमान लगा सकते हैं बिंदुसार शराब का शौकीन भी था। ठीक है, जितना इतिहासकारों ने बिंदुसार को बढ़ा चढ़ा कर बताया है, इन बातों को लेकर हम कह सकते हैं कि बिंदुसार उतना था नहीं असल जिंदगी में। ठीक है, फिर आते हैं बिंदुसार के साम्राज्य के संबंध में कि बिंदुसार के समय में क्या क्या हुआ है, और कुछ बातें हैं जो बिंदुसार के संबंध में है। बिंदुसार के जो साम्राज्य था, बिंदुसार का साम्राज्य है वो प्रांतों या राष्ट्रों में विभक्त था। प्रांत या राष्ट्र में विभक्त था बिंदुसार का जो साम्राज्य था, प्रांत या राष्ट्र। इसका क्या प्रमाण है? इसका यह प्रमाण है कि बिंदुसार के समय साहित्य के अंदर यह प्रमाण मिलता है कि जो अवंती राष्ट्र
जो कहा अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैन, उज्जैन। अवंती राष्ट्र शिप्रा नदी के किनारे पर है दोस्तों। शिप्रा नदी जो कुंभ का मेला लगता है ना, वहां शिप्रा नदी के तट पर है अवंती। इसका जो राज्यपाल था वो था कौन? अशोक। तो हम इस बात पे ये कह सकते हैं कि जो बिंदुसार का साम्राज्य था वो प्रांतों या राष्ट्रों में विभक्त था। प्रांत या जो राष्ट्र का प्रमुख होता था वो कुमार, राजकुमार या उपराजा कहलाता था। कुमार या उपराजा कहलाता था, ठीक है। कुमार या उपराजा किसके आधार पर? अवंती राष्ट्र का राज्यपाल या राजा या उपराजा या कुमार कौन था? अशोक। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बिंदुसार का साम्राज्य है राष्ट्र या प्रांतों में विभक्त था, ठीक है। क्लियर है सबके? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कहते हैं कि जो बिंदुसार है, बिंदुसार वो शासक है, मौर्य सम्राट, वो मौर्य सम्राट है जिसकी सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस मौर्य सम्राट की मंत्री परिषद सबसे बड़ी थी? तो बिंदुसार की मंत्री परिषद सबसे बड़ी थी। इस मंत्री परिषद के अंदर 500 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 500 सदस्य थे। और इसका जो प्रधान होता था, प्रमुख होता था, मंत्री परिषद का प्रमुख होता था, बिंदुसार की मंत्री परिषद 500 सदस्य थे। इसका जो प्रमुख था वो था खलाटक। याद रखना, बिंदुसार की मंत्री परिषद के अंदर 500 सदस्य थे, जो मौर्यों की सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी। मौर्य काल की सबसे बड़ी मंत्री परिषद बिंदुसार की थी। इसके अंदर 500 सदस्य थे और इस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन था? खलाटक। कौन था? खलाटक, जो एक समय वो इसका प्रधानमंत्री भी रहा था। वैसे बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री है, पहले तो चाणक्य रहे, फिर चाणक्य के शिष्य थे जिसका नाम था राधागुप्त। ज्यादा राधागुप्त ही प्रधानमंत्री रहे थे बिंदुसार के ज्यादातर, ठीक है। फिर अब आती है बिंदुसार थे कौन, किस संप्रदाय को मानने वाले थे? तो थेरा पंथ है, एक पंथ है जिसका नाम है थेरा पंथ। थेरा पंथ के अनुसार यह परंपरा है, इसके अनुसार बिंदुसार है ब्राह्मणवाद को मानने वाला था, ब्राह्मण परंपरा को मानने वाला था। थेरा पंथ परंपरा के अनुसार बिंदुसार किस परंपरा को मानने वाला था? वो था ब्राह्मण परंपरा को मानने वाला। एक आता है आजीवक संप्रदाय। ये आपको बार बार कंफ्यूज करेगा दोस्तों। आजीवक कौन थे? आजीवक है क्या? इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों याद रखना, 6वीं-7वीं शताब्दी के अंदर, 6वीं-7वीं बीसा पूर्व में भारतवर्ष के अंदर ब्राह्मण परंपरा के अंदर कर्मकांड, पूजा पाठ, बलि, इसका बहुत ज्यादा है प्रादुर्भाव हो गया था। इससे बचने के लिए इन चीजों, पूजा पाठ, कर्मकांड, बलि, ऐसी प्रथाएं बहुत ज्यादा हो गई थी। इन चीजों से निजात पाने हेतु है एक संप्रदाय की स्थापना हुई जिसे आजीवक संप्रदाय के नाम से जाना गया था। जिसकी कहते हैं, इस आजीवक संप्रदाय है, इसकी जो स्थापना की थी वो की थी मक्खीलाल घोषाल। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे मक्खीलाल घोषाल। मक्खीलाल घोषाल आजीवक संप्रदाय के इसके अनुयायी माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। इस आजीवक संप्रदाय, इसके बारे में बताया है। तो जो आजीवक संप्रदाय होता क्या? आजीवक संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो ना तो ईश्वर में विश्वास करते, ईश्वर के प्रत्यक्ष में होने का विश्वास नहीं करते, पूजा पाठ कर्मकांड में विश्वास नहीं करते हैं। तो ये जो आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के अनुसार ये हिंदू धर्म की ही एक शाखा है, हिंदू धर्म का ही एक पंथ है
आजीवक संप्रदाय। तो कहते हैं आजीवक संप्रदाय के अनुसार जो बिंदुसार थे वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। ठीक है, इस आजीवक संप्रदाय के बिंदुसार के दरबार में एक ज्योतिष थे, बिंदुसार के दरबार में एक ज्योतिष थे जिसका नाम था पिंगलवास। पिंगलवास बिंदुसार के दरबार में एक ज्योतिष थे पिंगलवास। क्या नाम थे? पिंगलवास। पिंगलवास के अनुसार जो बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, ये मक्खीलाल गोसाल के बारे में कहा गया है कि आजीविक संप्रदाय की शुरुआत है मक्खीलाल गोसाल ने की थी। ये एक जैन साहित्य प्रशिष्ट पर उसके अंदर वर्णन मिलता है। हेमचंद्र सूरी ने कहा कि आजीविक संप्रदाय की शुरुआत है मक्खीलाल गोसाल ने की थी, ये कहते हैं हेमचंद्र सूरी अपनी पुस्तक प्रशिष्ट पर्व के अंदर। ठीक है, अब इसके अलावा आपको एक चीज और बताते चलूं कि जो आपके बिंदुसार है, बिंदुसार ने हुआ क्या था, जो बिंदुसार है, बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र कौन है? सुसीम। ये जो तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया था, बिंदुसार चाहते थे कि सुसीम है उसका उत्तराधिकारी बने। हुआ क्या था कि जब पहली बार तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ था तो उस विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला का पहली बार विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम विफल हुए तो वापस अशोक को भेजा और अशोक ने अपनी कूटनीति से उस विद्रोह को दबा दिया था। विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जब भी विद्रोह होता था अशोक को भेजते थे, अशोक उस विद्रोह पर काबू पा लेता था। ये बात बिंदुसार अच्छी तरह जानता था कि राजा बनने के लिए उत्तराधिकारी तो सुसीम है, किंतु योग्य कौन है? योग्य कौन है? योग्य है वो है अशोक है। बिंदुसार के दो प्रधानमंत्री थे, एक का नाम था विक्रम भट्ट और दूसरे का नाम था राधागुप्त। ये बिंदुसार के दो प्रधानमंत्री थे। हुआ क्या, दूसरी बार पुणे तक्षशिला के अंदर जब विद्रोह हुआ तो बिंदुसार को मौका मिला। बिंदुसार बीमार पड़ गया था। ठीक है, बिंदुसार बीमार पड़ गया था और उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने मौका देखा कि अब जैसे ही ये अशोक है, ये अशोक और ये सुसीम, जब तक्षशिला में दूसरी बार विद्रोह हुआ तो बिंदुसार को मौका मिला कि मैं अशोक को है तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए भेजूंगा और वहां पर है जैसे ही वो सेलेक्ट होगा इस विद्रोह को दबाएगा, मैं सुसीम को पीछे है राजा घोषित कर दूंगा। ये प्लान था। इसके साथ साथ राधागुप्त है अशोक को है मौर्यों का, बिंदुसार का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, जबकि विक्रम भट्ट है सुसीम को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। इस विक्रम भट्ट ने राजा के साथ, और बिंदुसार भी विक्रम भट्ट की बात ज्यादा सुनता था। क्यों? क्योंकि ये चाणक्य का चेला था। ठीक है, राधागुप्त चाणक्य का चेला था और चाणक्य चेले से ये नफरत करता था। नफरत तो नहीं, फिर भी ठीक ठाक, इससे अच्छा संबंध नहीं थे। बार बार कहने के बाद भी बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा। दोबारा विद्रोह, अशोक है फटाक से तक्षशिला का विद्रोह दबाकर सुसीम से पहले है पहुंच गया बिंदुसार के पास। बिंदुसार किसका वेट कर रहा था? बिंदुसार वेट कर रहा था अशोक का, सॉरी सुसीम का, जबकि पहुंच कौन गया? अशोक। मजबूरी में बिंदुसार को इसको क्या करना पड़ा? अशोक को है राजा घोषित करना पड़ा। ये बात है आपकी 272 ईसा पूर्व की। ठीक है, कुछ इतिहासकार कहते हैं जब बीमार पड़ा तो उसकी मृत्यु हो गई थी बिंदुसार की 272 में। ठीक है, और राजा बन गया अशोक। अशोक राजगद्दी पर तो 272 ईसा पूर्व में बैठ गया, लेकिन राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व। तो ये कोई 4-5 साल अशोक क्या कर रहा था? 4-5 साल अशोक काम क्या कर रहा था? तो 4-5 साल मैंने पहले ही बताया था कि बिंदुसार के 101 पुत्र और 16 रानियां थी। तो अशोक ने क्या किया? केवल सबसे छोटे भाई जो इसका सहोदर था, जिसका नाम था तिस्य, उसको छोड़कर बाकी 100 भाइयों, कुछ कहते हैं 99, कुछ कहते हैं 100, 99 भाइयों की हत्या करने का काम किया था। किसने?
इस अशोक ने। फिर 269 ईसा पूर्व को अशोक है राजगद्दी पर बैठ गया और इस प्रकार अशोक राजा बन गया। दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दो विद्रोह है, नेपाल का विद्रोह और तक्षशिला का। बिंदुसार के उपनाम है वो याद कर लीजिए। विभिन्न नाम पूछ लेते, पुराण में क्या कहा गया, जैन साहित्य में क्या कहा गया है और यूनानी साहित्यकारों ने उसको क्या नाम दिया था, ठीक है, और वो किस संप्रदाय को मानने वाला था, ठीक है। बिंदुसार के संबंध में यही पूछा, ज्यादा डीपली लेने की जरूरत नहीं है। अगला जो अपना टॉपिक होगा, अगला जो मौर्य शासक होगा वो होगा आपका, क्या नाम है उसका, मौर्य सम्राट अशोक। बिंदुसार को एक महान पिता का पुत्र, एक महान पुत्र का पिता, ये कई बार पूछा गया। वो कौन सा सम्राट है जिसे एक महान पिता का पुत्र, एक महान पुत्र का पिता की संज्ञा ली गई है, का नाम दिया गया है, तो वो है बिंदुसार। उसके पिता महान थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र महान था मौर्य सम्राट अशोक, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि प्रत्येक जो शिक्षार्थी है इसका फायदा उठा सके। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।